उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। इस बार उन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जहां के विधायक सांसदीय लड़े और जीत गए। इसमें सबसे पहला नाम खुद अखिलेश यादव का ही है। उन्होंने करहल की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब करहल के साथ 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए है, क्योंकि 9 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे और 3 पर बीजेपी के, तो एक सीट पर आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक भी जीते थे। अब इस मिनी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश यादव में टक्कर होने वाली है, क्योंकि 6 महीने के भीतर यूपी में 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर उपचुनाव होने वाला है। उन्होंने पीडीए के अधिकारों को छीना है, उनके हक को छीना है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जाति गणना नहीं की है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने सरकार जो तोड़ से या सहयोग से बना ली है, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर दिल्ली की सियासत में एंट्री की सोच रहे अखिलेश यादव की एक और परीक्षा यूपी में होने वाली है, क्योंकि उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ विधायक से सांसद बने नेता भी एक कर इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में जिन 9 विधायकों ने लोकसभा का चुनाव जीता है, अब उन सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, जो अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली है, फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां से एसपी विधायक अवधेश प्रसाद सांसदी जीत चुके हैं, अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट के सपा विधायक लालजी वर्मा लोकसभा चुनाव जीते हैं, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से सपा विधायक अब लोकसभा जा रहे हैं, गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग लोकसभा जाएंगे, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि सांसदी जीत चुके हैं, फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल लोकसभा चुनाव जीते हैं, मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान सांसदी जीते हैं और मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद सांसदी जीत चुके हैं और विधानसभा सीट खाली हो गई है। यानी समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीट और बीजेपी की 3 विधानसभा सीट के साथ एक निषाद पार्टी और एक आरएलडी पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब तक कुल 9 विधानसभा और एक एमएलसी की सीट खाली हो चुकी है। 9 विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो उनमें से 4 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 5 भारतीय जनता पार्टी के, जबकि एक एमएलसी की सीट जितिन प्रसाद के तौर पर जो काम कर रहे थे, अब वो लोकसभा के सदस्य हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात अगर करें तो अब तक अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और लालजी वर्मा इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि जियाउर रहमान बर्क कुछ दिनों के बाद इस्तीफा देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी 5 सदस्य जल्द इस्तीफा देंगे। इसे सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि मिनी विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, जिसमें एक तरफ सीएम योगी होंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने आने वाले हैं। देखिए, वैसे तो मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं तो यही चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जाऊँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई थी जब अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि रामपुर का चुनाव लड़ लीजिए। अब मैं ये गलती अपनी दोहराऊंगा नहीं। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। तो विधानसभा का अगर टिकट सपा देती है तो आप तैयार हैं कुंदर की सभा? अगर अखिलेश जी कहते हैं और टिकट देते हैं तो मैं लड़ूंगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। इंडिया गठबंधन ने जिन वादों के साथ, जिन बातों के साथ चुनाव में गए थे, हम उन सब बातों को उठाते रहेंगे, उन वादों को भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते रहेंगे। भाजपा ने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को याद दिलाते रहेंगे। रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, इन सब मुद्दों पे आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में देश की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। दिल्ली की राजनीति से पहले अखिलेश यादव के सामने यूपी में समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं इस उपचुनाव में सीएम योगी के सामने क्लीन स्वीप का टारगेट है, जिसकी बिसात अब बीत चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव विधायकी के साथ नेता प्रतिपक्ष से भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब ऐसे में चर्चा इस बात की होने लग गई है कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सकती है। यानी अब विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी के सामने शिवपाल यादव हो सकते हैं, जो काफी दिलचस्प होगा। आपको इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। जब मुख्यमंत्री योगी के सामने शिवपाल यादव होते हैं तो विधानसभा का नजारा कैसा होता है। अखिलेश जी कभी नहीं रुके होंगे, क्योंकि उनको डर लगता था पता नहीं कब हट जाए, कब पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया लें। देखिए जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने विधायकी छोड़ दी, नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए। लेकिन इस इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल है, क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर शिवपाल बैठेंगे? क्या अखिलेश यादव चाचा को कमान सौंपेंगे? क्या विधानसभा में योगी के सामने शिवपाल होंगे? क्योंकि अखिलेश यादव के इस्तीफे से चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है, जब यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी के सामने शिवपाल होंगे तो नजारा कैसा होगा? कैसे सदन में नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री योगी का सामना करेंगे? क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र की तस्वीर की चर्चा फिलहाल तक हो रही है, जब सीएम योगी ने चाचा शिवपाल को लेकर चुटकी ली थी। केंद्र में जाएगा ही नहीं किसान, सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथियों जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयारी नहीं आपकी बात को। पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया लें। देखिए यूपी विधानमंडल में बात किसानों के मुद्दे पर हो रही थी। सीएम योगी सरकार के काम गिना रहे थे, लेकिन जब शिवपाल यादव का नाम आया तो सदन का माहौल खिलखिला उठा। हालांकि तब शिवपाल यादव सिर्फ विधायक थे, लेकिन अब उनके कंधे पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लदने वाली है। अब तो हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा है ही, बढ़ा ही है। तो अब ठीक है, विधानसभा में ठीक ही होगा। दावा है कि अखिलेश यादव जब दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे तो यूपी की कमान वो चाचा शिवपाल यादव को सौंप देंगे, जिसमें सबसे बड़ा पद नेता प्रतिपक्ष का है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ कयास और संभावनाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि अगले महीने विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा। सत्र में अध्यादेशों को मंजूरी दिलाई जाएगी। पिछला सत्र 2 से 10 फरवरी तक चला था। इस बार शिवपाल हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। यानी सिर्फ 1 महीने का इंतजार और फिर यूपी विधानमंडल में अखिलेश की जगह शिवपाल यादव हो सकते हैं, जिनका मुकाबला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने वाला है। और इस पल का इंतजार यूपी की जनता बेसब्री से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन ने हाथ के हालात क्या बदले, राहुल गांधी के सुर ही बदल गए। इसे घमंड कहें या फिर अहंकार, लेकिन जो बात राहुल गांधी ने रायबरेली से वाराणसी के लिए कही, उस पर बीजेपी ने तगड़ा प्रहार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक दिन पहले रायबरेली से कहा कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री मोदी हार जाते, जिस पर अब बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि अगर राहुल गांधी को जीत का इतना ही भरोसा था तो फिर खुद काशी क्यों नहीं चले गए, क्यों वो रायबरेली भाग गए। राहुल गांधी सिर्फ प्रियंका वाड्रा को बलि का बकरा बना रखे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट की आखिर क्यों राहुल गांधी के बयान को ओवर कॉन्फिडेंस से जोड़कर देखा जा रहा है।
चुनावों के नतीजे अगर पक्ष में आने लगे तो नेताओं के कॉन्फिडेंस का मीटर भी हाई होने लगता है। यही वजह है कि रायबरेली में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया, उस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने करारा जवाब दिया है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि ये साफ है कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से नफरत करते हैं। वो वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्हें खड़ा करके उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे। अगर उन्हें जीत का इतना भरोसा था तो उन्होंने काशी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वो रायबरेली क्यों भाग गए, जहां उनकी मां सोनिया गांधी एक दयालु मां की तरह खड़ी हो गई, जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है और कहा मेरे लड़के का ख्याल रखना, जबकि बहन प्रियंका वाड्रा खुशी से ताली बजा रही थी। दरअसल 11 जून को राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार जताने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर टारगेट किया था और कहा था कि वो वाराणसी से हारते हारते बचे हैं। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी के इस बयान को हवा दी दिल्ली से अपनी लोकसभा सीट हारने वाले उदित राज ने। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत लगाती तो वाराणसी से अजय राय ही पीएम मोदी को हरा देते। वोट से वो जीत जाती। ये सम्मान के चला जा रहा कि, और चला भी जाता है कि जिस तरह से हाइप पर बनारस का चुनाव या ऐसे जगहों का चुनाव होता है कि अरे भाई हम विपक्षी भूमिका निभाने आए हैं, लेकिन यहाँ तो जीतने की भूमिका में आ गए थे। अगर हम लोग पूरी ताकत लगा दिए होते तो हो सकता है अजय राज ही हरा देते। तो जो जिसके चेहरे पर पूरा इंडिया चुनाव लड़ा, उस चेहरे की आज ये हैसियत हो गई है। कांग्रेस के इसी आत्मविश्वास पर अमित मालवीय के सियासी तरकश से एक के बाद एक कई तीर निकलने लगे। एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, सच ये है कि गलती से कुछ सीट क्या मिल गई, राहुल गांधी इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने हारने के डर से अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसी तरह उन्हें अभी भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार संभालने का भरोसा नहीं है। चुनाव बीत चुके हैं, मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, अब विपक्ष के पास यही मौके हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वायनाड और सीट को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा संकेत दे दिया है और कहा है कि मैं दुविधा में हूं, क्या चुनूं, लेकिन मेरे फैसले से वायनाड और रायबरेली दोनों खुश होंगे। बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों से जीत दर्ज की है। ऐसे में उनको कोई एक लोकसभा सीट छोड़नी होगी और इसी क्रम में राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है कि बहुत दुविधा में हूं कि कौन सी सीट चुनूं। I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? दिल्ली में जल संकट का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल इसलिए क्योंकि पानी के मुद्दे पर पिछले कई साल से राजनीति हो रही है और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही। लेकिन दिल्ली की जनता आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। आज दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है, अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो इस मामले को दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश भी दिए हैं कि वो हलफनामा दाखिल करके बताए कि उसने दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए आखिर कदम क्या उठाए हैं।
आइए आपको दिखाते हैं कि पानी पर कैसे राजधानी तिलमिला रही है। बुद्ध विहार, मयूर विहार, संगम विहार, देवली, नजफगढ़, महिपालपुर, ककरोला, उत्तम नगर, गीता कॉलोनी, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, बसंत कुंज, चिल्ला गांव, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी। ये देश की राजधानी दिल्ली का वो नक्शा है जहां पानी की बूंद बूंद पर लड़ाई चल रही है। पानी की किल्लत ऐसी है कि 10 लीटर की केन को भरने के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। पहले घंटों कतार में खड़े रहिए, जब टैंक आए तो पानी मिलने को अपना नसीब समझिए। भीषण गर्मी में दिल्ली के ये हालात दिल दहलाने वाले हैं। दरअसल दिल्ली और हरियाणा के बीच लगातार पानी को लेकर विवाद चल रहा है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत होती है। आग बरसाते आसमान के नीचे पानी के लिए घंटों का इंतजार कितना दुखदाई है, ये दर्द वही समझते हैं जो रोजाना इन हालात का सामना कर रहे हैं। बाहर पाइप के पानी आता है, मोर में कीड़ा निकल गया एक दिन का, तो इसी चलते मैं वहाँ से नहीं भरती हूँ। अच्छा, हाँ, तो ज्यादातर लोग यहीं से पानी ज्यादा ही ऐसे लोग भरते हैं। अच्छा, हम से ही ये सब पीते हैं। क्या पानी वानी आ रहा है इससे? नहीं, इसमें कोई पानी वानी नहीं आ रहा है। ये सिर्फ इन्होंने इलेक्शन से पहले इन्होंने हमारे को उल्लू बनाया है लोगों को कि हम पाइप डालने हैं बोल के। सिर्फ 2 इंच के पाइप, करीबन 100 से ज्यादा घर है इसके अंदर। घर से पानी भर कर लेकर आए। ये देखिए, ये इस गली के पानी की स्थिति है। ये हम हाथ धो सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये बताओ। ये इस पानी का ये और इंसान को मरीज बना देगी, ये मार देगी इंसान को। ऐसा लगता है यहाँ पीने के पानी की सप्लाई नहीं होती, सीवर लाइन की सप्लाई होती है। अच्छा, अभी नल से पानी आ रहा है? हाँ जी, अभी भी आएगा। एनी टाइम काला पानी आता है। यहाँ पे हजारों रुपए का पानी पी चुके हैं हम लोग। दिखाइए एक बार। ये पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लास में जो ये पानी है, ये किस तरीके का पानी है, झाग से भरा हुआ। और ये पानी कितना गंदा है ये आप इसमें देखिए। ये पानी के अंदर आपको, ये पानी पीने लायक तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अंदर गंदगी दिख रही है। ये पानी आप देख रहे हैं काला काला, इस पानी में कुछ तैर रहा है। इन्हीं हालातों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी खबर आई है। ये खबर पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार के फैसले से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि अब एडीएम, एसडीएम पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं भी पानी की लीकेज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इंतजार इसी बात का कीजिए कि मौसम कब मेहरबान होगा, क्योंकि जो हालात इस बार दिल्ली के हैं उनके जल्दी सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं। मौका था आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह का। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन आज पीएम मोदी कुछ अलग अंदाज में नजर आए। हुआ यूं कि साउथ की सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण ने भी आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और इसी समय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी का अलग अंदाज दिखाई दिया। समारोह में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल होगा। शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। इस मौके पर एक बार फिर पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच खास केमिस्ट्री देखने को मिली। बाद में प्रधानमंत्री अभिनेता चिरंजीवी और पवन कल्याण का हाथ पकड़कर मंच पर आए और लोगों का अभिवादन किया।
पीएम मोदी ने दोनों को गले लगा लिया। इस दौरान जमकर तालियां बजी। चिरंजीवी और पवन कल्याण के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में बहुत पसंद की जा रही हैं। इससे पहले पीएम ने एनडीए की बैठक के दौरान पवन कल्याण के लिए कहा था कि ये पवन नहीं है, ये आंधी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने मंच पर सुपरस्टार रजनीकांत के साथ बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और उनकी पत्नी लता के साथ भी बातचीत की। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण के दौरान की इन तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। कुवैत अग्निकांड को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की है। अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की है। मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने चर्चा की है। कुवैत में अग्निकांड में 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत हो गई है और इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये भीषण अग्निकांड था, 40 लोगों की दुखद मौत हो गई, इसमें कई भारतीय भी शामिल थे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे भीषण आगजनी की। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कुवैत अग्निकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सभी इस बैठक में मौजूद हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पूरे हालात की जानकारी दी है। ये जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, इस तस्वीर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। बहुमंजिला इमारत में आग लगी और किसी को कुछ समझ पाने का मौका नहीं मिला। 40 से ज़्यादा भारतीयों की जलकर मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हर तरफ से शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ, विदेश मंत्री के साथ बैठक कर पूरे हालात की जानकारी ली कि किन परिस्थितियों में आग लगी, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया गया और साथ ही साथ सभी की शिनाख्त हो पाए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। बता दें आपको कि किचन में अचानक से आग लगी थी, जो कि भड़कती ही चली गई और इसमें कई भारतीय भी इसके चपेट में आया। हालांकि सोशल मीडिया साइट टेक्स पर भी इसको लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है। कई लोगों का कहना है कि लालची मालिकों की वजह से ये सब झेलना पड़ा है तमाम भारतीयों को। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।